नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के 33वें एपिसोड में, जहां हम आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। हम अभी नदी बेसिनों के बारे का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर कहेंगे नदी तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग नदियां और उनकी सहायक नदियों पर चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जो है वो उसकी जो कुल लंबाई है 3884 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो या यारलुंग सांगपो नदी के रूप में जाना जाता है। साथ ही भारत में ब्रह्मपुत्र, लोहित, सियांग और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं दोस्तों, जमुना, क्योंकि बांग्ला भाषा में य कप की जगह पर ज का प्रयोग होता है। जब भी हम योजना की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे, तो वो योजना और जमुना कहेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की। तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है मूल रूप से असम में ही है। वो ब्रह्मपुत्र भारत में जो ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से असम में ही है। वो असम, क्योंकि असम के उत्तर में भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है हिमालय का हिस्सा है, पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। और दक्षिण में देखें तो ये मेघालय की बात करते हैं। मेघालय भी एक, आप जैसे हम लोग पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं, मेघालय जो है ये भी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। और आगे इसके आगे ये जो है वो हमारा ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। तो नदी का जो बेसिन है, नदी की जो द्रोणी है, यानी कि नदी जो आज का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो जो प्रभावित करती है वो है सिर्फ असम को। तो यहाँ पर दोस्तों असम और उसमें पड़ने वाले कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि डिब्रू सिखोवा है, होलोंग पर क्या है, होलोंग होलोंगा पार्क, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 7 प्रमुख हैं। आगे और भी इसके कुछ हैं अलग अलग, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ के। तो यहाँ पर है एक जगह है सिलचर। सिलचर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिलचर से एक रोड की शुरुआत होती है, जो कि आगे चलकर इधर से ये पोरबंदर तक जाती है। सिलचर से शुरू होकर पोरबंदर तक जाती है, इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा, वो सिलचर से पोरबंदर तक। तो दोस्तों चलिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से होता है। यहाँ से यह उद्गम है इसका, यह ग्लेशियर चेमायुंग डोंग। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत के क्षेत्र से लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है, जहाँ इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। यह नामचा बरवा, जो कि समुद्र तल से लगभग 7755 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर ये भारत में एक प्रवेश करती है। हिमालय में एक गहरे महाखंड का गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए यहाँ प्रवेश करती है। यानी कि यह भी एक हिमालय की पूर्वगामी नदी है। यानी कि हिमालय, जब भी कोई नदी किसी पहाड़ को काटकर आगे बढ़ रही है, तो मान लीजिए कि वो नदी का जो है, उस नदी की जो उपस्थिति है उस पर्वत से पहले की है। यानी कि वह एक पूर्वगामी नदी है, एक प्रबुद्ध व तेज बहाव वाली नदी का रूप से बाहर निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी में प्रवेश करने के पश्चात इसे यहाँ पर सिसंग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, तब यह दिबांग या सिकोंग और लोहित नदियां इसमें आके मिलती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है असम घाटी में 750 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है तथा कई सहायक नदियों से जल प्राप्त करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिहिंग, धनसिरी है, जबकि महत्वपूर्ण दाहिने ओर से मिलने वाली सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस जो है इसमें मिलने वाली एक पूर्वी नदियों में, सबसे पूर्वी नदियों में से एक है। हालांकि सबसे पश्चिमी नदी है जो इसमें मिलने वाली है वो है तीस्ता। सुबनसिरी एक प्राचीन नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में है, और यह पूर्ववर्ती नदी है।
यहाँ पर देखिए एक और पूर्ववर्ती नदी है, वो है सुबनसिरी। सुबनसिरी भी एक पूर्ववर्ती नदी है या पूर्वगामी नदी। ब्रह्मपुत्र धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी दाहिने ओर से मिलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी मिलती है, उसके बाद इसे जमुना के नाम से जानी जाती है। आखिर में जमुना नदी जो है पद्मा नदी में मिल जाती है, और पद्मा नदी के नाम से बंगाल की सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। उसके बाद ये पद्मा नदी में मिलती है, और पद्मा जब आगे बढ़कर मेघना से मिलती है तो उसके बाद इसे मेघना के नाम से जानी जाती है, और यह मेघना के रूप में ही गंगा में सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में ही गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, ये जो असम का क्षेत्र, इस क्षेत्र में लगभग 8 बार, साल में 8 बार औसतन बाढ़ आता है यहाँ पर। और ये इस जो नदी है वो बरसात के दिनों में इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है। 10 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 10 किलोमीटर की नदी कितनी चौड़ी हो सकती है। और चूंकि इसका जो प्रसार क्षेत्र है बहुत कम है, इसलिए इसकी विभीषिका जो इसकी बाढ़ की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। तो ये है कुछ नदियां, जैसे देखिए यहाँ पर ये नदी, ये है सांगपो नदी, जिसको इंडस सांगपो कह सकते हैं या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह जब नामचा बरवा के पास भारत में घुसती है तो इसको सियांग या दिबांग के नाम से, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इधर से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं दिबांग। दिहांग और दिबांग जब मिलता है पासी घाट के दक्षिण में आके, तब इसको आगे यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के किनारे जो शहर है वो है डिब्रूगढ़, है एक प्रमुख शहर इसका। डिब्रूगढ़, असम की राजधानी दिसपुर भी, सॉरी गुवाहाटी भी इसी के किनारे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक आगे एक नदी है सुबनसिरी, देख सकते हैं ये हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है और ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और इसमें एक सुबनसिरी में जब मिलती है उससे पहले इसमें एक रंगा नदी आके मिलती है। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं एक जिया भारेली एक नदी है, जो कि तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं पूथीमारी, एक नदी है पूथीमारी, 34 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते एक है मानस। मानस नदी काफ़ी प्रमुख है, यहाँ पर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और यहाँ ये मानस काफ़ी फेमस है। और मानस का जो ये रीजन है, ये मैक्सिमम भूटान से आने वाली जो नदियाँ हैं, भूटान का जो पानी है वो सारा पानी मानस इसमें लेके गुवाहाटी, इसमें सॉरी ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। उसके बाद है तिपकई नदी। फिर एक है यहाँ पर, ये है संकोस नदी, ये देखिए संकोस, ये भी भूटान से भी आती है ये संकोस। उसके बाद है ये तीस्ता निकलती है नेपाल से है, और आकर ये यहाँ पर चिलमारी के पास ये इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दोस्तों इस तीस्ता नदी जो है 1776 तक, तीस्ता नदी साल 1776 तक जो है वो गंगा की सहायक नदी थी। 1776 हो सकता है डेट में मैं कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन ये डेट 1776 उसके आसपास का ही है। ये हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर फिर एक भयानक बाढ़ आया, मार्ग परिवर्तन हुआ, जिसके कारण फिर ये आके गंगा में मिल गई, सॉरी ब्रह्मपुत्र में मिल गई। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। अब इसके बाद यहाँ से इसको जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और फिर इसमें पद्मा मिलती है तो पद्मा, उसके बाद नीचे जब ये मेघना से मिलेगी, ये रही मेघना नदी इधर से आ रही है, मेघना से जब मिलेगी तो उसके बाद ये मेघना के रूप में जानी जाएगी, और मेघना के रूप में ही ये बंगाल की खाड़ी से मिलेगी। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं। बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं कौन सी, धनसिरी, कापिली और बराक। और दाहिनी तरफ से आने वाली सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, संकोस, तीस्ता और रैडक, ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं। धनसिरी जो है नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। संकोस यह है भूटान की मुख्य नदी है, असम में धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कहां पर, धुबरी। मानस नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है। मानस ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र जो है नेशनल वाटरवेज में भी शामिल है। ये पता कीजिए कि नेशनल वाटरवेज संख्या कितनी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब में वाटरवेज में आता है नेशनल वाटरवेज।
जैसे नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वैसे ही नेशनल वाटरवे भी है। सुबनसिरी यह मिकिर पहाड़ियों और अबोर पहाड़ियों के बीच से बहती है और बाद में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ये सुबनसिरी मतलब उत्तर से, हिमालय के उत्तर से निकलती है। फिर है तीस्ता, कंचनजंगा से निकलती है और रंगित और रांगपो जैसी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। आखिर में तीस्ता बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बराक, बराक नदी जो है इसका उद्गम मणिपुर में है और यह सुरमा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बाद में चांदपुर के पास जाकर पद्मा में मिल जाती है। तो ये आप एक नदी का फिर से एक मैप है, आप इसको देख सकते हैं। इसको ये जो क्षेत्र है काफ़ी बाढ़ग्रस्त होता है, कारण कि इसके दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र हैं। इधर उत्तर में हिमालय और इधर दक्षिण में ये हमारी मेघालय वाली पहाड़ी है। फिर इधर का जो हमारा आरा, इधर से हिमालय का ही जो दक्षिणी इधर जो मुड़ जाती है यहाँ पर, ये हिमालय की जब यहाँ पर मुड़ जाती है, नागा पहाड़, नागा है और मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, ये बरेल रेंज है, ये सारी चीज़ें इधर ऊंचाई पर है ये। और इधर मेघालय की पहाड़ियाँ, खासी, गारो, पटकई, ये सब पहाड़ियाँ इनके नीचे। और ये जो असम का ये जो क्षेत्र है बिल्कुल सकरा सा मैदान है, जिसके कारण ये बाढ़ प्रभावित रहता है। तो चलिए एक बार फिर से इस मैप को हम लोग एक बार देख लें नदी का एक स्पष्ट रूप से। ये है सांगपो नदी, यहाँ पर आप तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। आगे इसमें आके एक जांगबो मिलती है, फिर नयांगकू आके एक नदी मिलती है, फिर ये दिहांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ मिलती है दिबांग और लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित इन तीनों के मिलने से यह नदी ब्रह्मपुत्र बनती है। और बूढ़ी दिहिंग आके मिलती है फिर आगे, फिर है दिखू, फिर सुबनसिरी। आगे बढ़े तो फिर यहाँ पर आके धनसिरी मिल रही है इधर से, फिर है कामेंग या फिर बरेल रेंज, क्या है, भरेल नदी या बरेल नदी इसको जो को बोलते हैं। फिर है कौपिली, यहाँ फिर आप मानस, संकोश और रैदक, धारला, तीस्ता और अटराई गुमानी एक नदी है, ये भी आके मिलती है। फिर आगे यहाँ पर ये पद्मा से मिलती है। गंगा जो है आप बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा। पद्मा से यह मिलती है, फिर ये पद्मा के रूप में जानी जाती है। और जब पद्मा में ऊपर से आकर इधर से ये मेघना नदी मिलती है तो अब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर ये मेघना के ही रूप में गंगा ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में एक थोड़ी सी चर्चा। अब आगे हम इसके ब्रह्मपुत्र बेसिन पर, हालांकि इन चीज़ों पर फिर से आएंगे इस क्षेत्र पर, जब इस क्षेत्र पर अब अगले जब इस ब्रह्मपुत्र बेसिन पर टोपोग्राफी या फिर इस क्षेत्र का जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, इन सब पर फिर बात करेंगे। तो फिर से इन क्षेत्रों का चर्चा होगा। एक ही चीज़ को हम एक ही जगह पर उसको करके भारी बनाने से बेहतर है कि बार बार एक ही चीज़ का चर्चा करें, और ताकि वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड 33 में, यानी कि ये हमारा है एपिसोड हमारा 32। उस 33 वाले में अब इस एपिसोड में आगे हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, यानी कि जो कि पठारी क्षेत्र की नदियां हैं उसके बारे में, उन नदी बेसिनों के बारे में। तो ये था आज का, तब तक के लिए पहले ही बोल चुके हैं, धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टैग कीजिए, जैसे भी कीजिए, और वीडियो को देखिए। कुछ ना करें तो कम से कम वीडियो को देखिए। ओके।